70 साल के शहबाज शरीफ, उनकी उम्र 70 साल है और उनका जन्म 23 सितंबर 1951 को हुआ था और वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। तो सोचिए, दोनों भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे। नवाज शरीफ पहले बन चुके हैं और अब उन्हीं के सगे भाई दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। तो ये भी परिवारवाद की एक नई मिसाल आपको पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। राजनीति में आने से पहले शहबाज शरीफ की पहचान पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में होती थी और वर्ष 1986 में उन्होंने इत्तेफाक ग्रुप की स्थापना की थी। उनकी जो कंपनी है उसका नाम है इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जो कंस्ट्रक्शन और स्टील उद्योग में आज भी एक बहुत बड़ा नाम है। और बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ वर्ष 1990 में सिर्फ 21 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन 2018 में उनकी संपत्ति बढ़कर 732 करोड़ रुपए हो गई। और जो उनकी कंपनी मानी जाती है इत्तेफाक ग्रुप, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका जो टर्नओवर है वो भी हजारों करोड़ में है, इसलिए वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। दोनों भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ही। और उनकी संपत्ति में जो वृद्धि हुई ये तब हुई जब इत्तेफाक ग्रुप बनने के 2 साल बाद ही 1988 में ये खुद सक्रिय राजनीति में आए। यानी जितना पैसा इन्होंने एज ए बिजनेसमैन नहीं कमाया, उससे ज्यादा पैसा इन्होंने तब कमाया जब ये राजनीति में आ गए। और इसके बाद 1997 में वो पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बने। फिर वर्ष 2008 में और फिर 2013 में वो फिर से पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बने। और ये उसी समय की बात है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके बड़े भाई नवाज शरीफ थे। यानी एक भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है और दूसरा भाई पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री है। और नवाज शरीफ के कार्यकाल में शहबाज शरीफ पर 2 बड़े गंभीर आरोप भी लगे। पहला आरोप था, उन्होंने पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया और टैक्स हेवन देशों में कई फर्जी कंपनियां बनाकर उनमें निवेश किया। और दूसरा आरोप यह था कि जब वो पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार ने चीन के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड डील्स की थी, यानी व्यापारिक सौदे चीन के साथ किए थे और ऐसा कहा जाता है उन सब में दलाली खाई गई। यह बात वर्ष 2016 की है जब शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्होंने कुल मिलाकर 7 ट्रेड डील्स यानी 7 सौदे किए चीन के साथ और निवेश को लेकर 17 MOUs पर हस्ताक्षर किए। आरोप लगते हैं कि शहबाज शरीफ ने इन समझौतों के तहत चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत फायदा पहुंचाया। और सोचिए, अब जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही बन गए हैं तो चीन के साथ उनकी ये व्यापारिक साझेदारी और कितनी मजबूत हो जाएगी। शहबाज शरीफ को एक बहुत ही गुस्से वाला नेता भी माना जाता है और भाषण देते वक्त वो कई बार अपना आपा खो बैठते हैं और अपने सामने लगे माइक्स को भी कई बार वो फेंक देते हैं। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ का मीडिया काफ़ी डरा हुआ है। ख़ास तौर पर जो न्यूज़ चैनल्स के कैमरा पर्सन्स हैं वो काफ़ी अब डरे हुए हैं, ये सोचकर कि दोबारा कभी माइक के सामने खड़े खड़े शहबाज शरीफ को इतना गुस्सा आ गया तो उनके माइक्स फिर से टूट जाएंगे। आज हमें बिजली देना चाहता है। हम पाकिस्तान पूरी जब ये बातें कर रहा था तो ये इस तरह हो गया, पूरी दुनिया अलर्ट हो गई कि पाकिस्तान के अंदर अगयार की भीख को खत्म करने की बात हो रही है। मिस्टर ज़रदारी सुन लो, ओ मिस्टर ज़रदारी सुन लो मेरी बात, ओ मिस्टर ज़रदारी सुन लो मेरी बात कि तुम्हारी ठगी और तुम्हारी चोरी जो है पूरी कौम जानती है, पूरी कौम जानती है, पूरी कौम जानती है। खुदा की कसम इसके अलावा कोई और नुस्खा कारगर नहीं साबित हो सकता मां सिवाय इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, मेहनत मेहनत और मेहनत के। तो अभी ये थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा जरदारी साहब के खिलाफ
नारेबाजी कर रहे थे, जरदारी को ठग बता रहे थे, जरदारी को डाकू बता रहे थे, गो जरदारी गो के नारे लगा रहे थे। जरदारी जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के पति हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, जिस जरदारी के खिलाफ, भुट्टो की पार्टी के खिलाफ, भुट्टो के परिवार के खिलाफ ये लगातार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, आज उन्हीं के साथ ये बैठे हैं और आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर ये प्रधानमंत्री बने हैं। और आज जब ये नेशनल असेंबली में बोल रहे थे, तस्वीर आपको फिर से दिखाते हैं, तो इनकी बगल में जानते हैं कौन बैठा था? इनके बगल में वही जरदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो बैठे हुए थे। बेनज़ीर भुट्टो के जो पुत्र हैं बिलावल भुट्टो, आज वो उनकी बगल में बैठे हुए थे। और कहा यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ही अब इनकी सरकार में इनके साथ अगले विदेश मंत्री बनेंगे। अब जरदारी साहब भी हाथ मिला रहे हैं, जरदारी का परिवार भी इनके साथ है। ये देखिए, आज जब भाषण दे रहे थे ये नेशनल असेंबली में, तो जो सज्जन इनकी बगल में नीला कोट पहनकर बैठे हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के पुत्र हैं। इनका नाम है बिलावल भुट्टो। और अब ये बिलावल भुट्टो के समर्थन से ही प्रधानमंत्री बने हैं। और बिलावल भुट्टो कहा जा रहा है कि इनकी सरकार में अगले विदेश मंत्री बनेंगे। तो भारत की राजनीति में जो भारत के नेताओं का चरित्र कई बार माना जाता है, जैसे आपने देखा होगा मोदी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती ने एक बार हाथ मिला लिया था, जबकि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। इसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा अब महाराष्ट्र में आजकल कांग्रेस और शिवसेना ने हाथ मिला लिया है। ठीक ऐसे ही ये जो दो कट्टर दुश्मन है पाकिस्तान की राजनीति के, नवाज शरीफ का परिवार और बेनज़ीर भुट्टो का परिवार, इन दोनों ने अब हाथ मिला लिया है और ये दोनों सत्ता के लालच में एक साथ आ गए हैं। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में कार्रवाई की थी और पाकिस्तान में उनकी 23 प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया था। अब जब शहबाज शरीफ खुद प्रधानमंत्री बन गए हैं तो हो सकता है इसी तरह की कार्रवाई अब इमरान खान पर हो और अब जेल जाने की बारी इमरान खान की हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में हमेशा यही होता है। एक और बात, शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनते ही अब ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान वापस लौट सकते हैं और पाकिस्तान में उन पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये इमरान खान के लिए बहुत बुरी खबर होगी। आज इमरान खान ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ की सरकार को चोरों की सरकार बताया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी का एक भी सांसद इस सरकार के साथ नेशनल असेंबली में नहीं बैठेगा। इसलिए अब इमरान खान की पार्टी के सभी सांसद इस्तीफा दे रहे हैं और इसकी शुरुआत आज खुद इमरान खान ने अपने इस्तीफे से की है। यानी उन्होंने वहां की संसद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नेशनल असेंबली में अपनी सदस्यता छोड़ दी और आज पाकिस्तान में एक ऐसा नारा गूंजा जो एक जमाने में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत में गूंजा था। वहां की संसद में आज एक नारा गूंजा जो आपने भी सुना होगा और वो है चौकीदार चोर है। यानी चौकीदार चोर है, ये भारत की राजनीति में तो आपने सुना ही होगा। 2019 में ये नारा बहुत चला था, राहुल गांधी ने ये नारा दिया था और ये नारा देने के बाद राहुल गांधी चुनाव में बहुत बुरी तरह से पिटे थे। लेकिन अब ये नारा भारत में तो चला नहीं, लेकिन अब ये पाकिस्तान में चला गया है और वहां पर चौकीदार चोर है के नारे आज संसद में गूंज रहे थे। इस मुल्क को बचाना है तो रात की तारीकी में फैसले नहीं करने, दिन की रोशनी में फैसले करने। और आज ऐसे नारे ना लगाओ, लाल हवेली की ये तारीख नहीं रही है, हम लड़ेंगे। तो चौकीदार चोर है के नारे वहां पर लग रहे हैं। असल में जो चौकीदार की तरफ जो इशारा जो वहां की जनता कर रही है वो पाकिस्तान की सेना की तरफ इशारा कर रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि वहां की जो सेना है वो चोर है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के गले मिलने का भी एक नया वीडियो आया है और यह वीडियो बता रहा है कि अब पाकिस्तान में एक ही परिवार का शासन चलेगा। ये चाचा और भतीजी
दोनों की तस्वीरें हैं। मरियम नवाज नवाज शरीफ की पुत्री हैं और शहबाज शरीफ उनके चाचा हैं। पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहबाज शरीफ को बधाई दी है। ये उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है और उन्होंने कहा है कि भारत चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में शांति रहे और स्थायित्व रहे और यहां पर आतंकवाद से ये जगह जो है ये पूरा क्षेत्र मुक्त रहे और वो चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र के विकास पर साथ मिलकर काम कर सके। अब बड़ी बात, आज हम पाकिस्तान पर इतना समय क्यों लगा रहे हैं और आपको पाकिस्तान के बारे में ये सब क्यों बता रहे हैं? आपको पाकिस्तान से क्या मतलब है, अब उसका जवाब देखिए। इस समय जिस तरह भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है, उसकी वजह से भारत को जरूर चिंता होनी चाहिए और इसे अब आप इन 3 खबरों से समझिए। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद आतंकवादी संगठन ISIS का खतरा पाकिस्तान में बढ़ गया है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने में पाकिस्तान में ISIS ने आतंकवादी हमले बढ़ा दिए हैं और 4 मार्च को वहां पेशावर की एक मस्जिद में हमला हुआ था जिसमें 64 लोग मारे गए थे और यह हमला ISIS ने किया था। संक्षिप्त में कहें तो पाकिस्तान में ISIS अगर फिर से मजबूत होता है तो इससे भारत में आतंकवाद बढ़ेगा और खासतौर पर ISIS कश्मीर में घुसपैठ करके भारत को अस्थिर बनाने की कोशिश जरूर करेगा। और खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान में इस समय जिस तरह का माहौल है उसकी वजह से ISIS का प्रभाव अब पाकिस्तान पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी ISIS जैसा जो आतंकवादी संगठन है वो भारत के बिल्कुल बगल में आकर बैठ जाएगा, भारत से कुछ ही किलोमीटर के दूर वहां पार आकर बैठ जाएगा, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, कश्मीर पर पड़ेगा। इसलिए यह हमारे लिए चिंता की बात है। दूसरी खबर यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से और जिस तरह इस पूरे इलाके में अस्थिरता फैल रही है दक्षिण एशिया में, उसकी वजह से चीन अपनी परमाणु शक्ति का विस्तार कर रहा है और अब उसने और ज्यादा परमाणु हथियार विकसित करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से चीन को डर है कि अमेरिका इस संघर्ष में अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकता है। इसलिए अब चीन ने भी अपनी परमाणु शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करने का फैसला किया है, जो फिर से भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो आप सोचिए, भारत के एक तरफ पाकिस्तान है जहां ISIS का प्रभाव बढ़ रहा है और पाकिस्तान खुद एक न्यूक्लियर शक्ति है। भारत के दूसरी तरफ चीन है जो अब अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या और बढ़ा रहा है। और तीसरी खबर यह कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी अब आर्थिक अस्थिरता बहुत तेज हो गई है और नेपाल सरकार के पास अब इतना भी पैसा नहीं बचा है कि वो जरूरी चीजों का भी आयात कर सके। नेपाल सरकार ने चावल, कपड़ा, गाड़ियों और बिजली के उपकरण, साइकिल, धान, चांदी और यहां तक कि धागे के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सारे लग्जरी आइटम्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को भी अब नियंत्रित करने के लिए कहा है और बैंकों को भी सोच समझकर लोन जारी करने की सलाह दी है। यानी नेपाल में भी अब आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है और नेपाल का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो तेजी से कम होता जा रहा है। यानी ऐसा लगता है कि नेपाल भी श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है। और श्रीलंका की स्थिति के बारे में तो आप जानते ही हैं, वहां हालात कितने बुरे हैं। पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। भारत के लिए चुनौतियां और चिंताएं अब दोनों बढ़ गई हैं। इसलिए आपको हम बार बार ये बता रहे हैं कि भारत के एक तरफ अब पाकिस्तान है जहां स्थिति आप देख चुके हैं, दूसरी तरफ श्रीलंका है, बहुत बुरी स्थिति में है। नेपाल भी वैसी ही बुरी स्थिति में आ रहा है, उसके पास भी पैसा नहीं बचा। चीन अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है। इसलिए भारत के लिए इस समय बहुत चिंता करने वाली बात है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.